हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक किया है तो इसमें इसके पहले के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए और स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन एडवांस अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डेबिट। अगर हमारे कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है और उसमें अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम कहाँ डेबिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्योंकि जब हमारे एसेट रिड्यूस हो रहे हैं तो हमें अपना कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में डालने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आती है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय हमारी लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो भी हमें कैपिटल रिडक्शन में ही डालना है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ना हमारे लिए कंपनी के लिए सही नहीं है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसे हमें कहाँ क्रेडिट करना होगा? कैपिटल रिडक्शन में। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम आरडीडी बोलते हैं, तो आरडीडी अगर है तो उसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कहाँ डेबिट करेंगे? अगेन कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस होता है आरडीडी से। अंडर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर रिजर्व्स एंड कैपिटल सरप्लस आर ट्रांसफर टू, अगर हम एमलगमेशन कर रहे हैं, एमलगमेशन करते समय अगर मर्जर की बात आ रही है तो रिजर्व एंड सरप्लस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। अंडर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अगर हम नेचर ऑफ परचेज की तरफ देख रहे हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। इंटरनल ऑब्लिगेशंस या फिर इंटरनल इनडेप्टनेस इज टू बी एलिमिनेटेड अंडर एब्जॉर्प्शन। इंटरनल ऑब्लिगेशन या इंटरनल डेप्ट को हमको कहाँ एलिमिनेट करना पड़ता है? जब एब्जॉर्प्शन होता है तब हम उस केस में इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट है जिसमें क्या इंक्लूड है? जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड है। इफ एग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड इन द लोअर देन फेस वैल्यू सच डिफरेंस इज डेबिटेड टू, अगर हमने वो एग्रीड वैल्यू के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से अगर हमने कम की वैल्यू में हमने अगर शेयर्स अगर दिए हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अंडर एमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन एनी प्रॉफिट या कोई लॉस इन ओल्ड कंपनी इज रिकॉर्डेड इन, अगर ओल्ड कंपनी में है कोई भी लॉस तो उसको हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अंडर एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन अगर कोई सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है तो न्यू कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी? या तो गुडविल में या तो फिर कैपिटल रिजर्व में। Which of the following is included in the minimum lease payment? Which of the following is included in the minimum lease payment? Any residual value guaranteed by the leasee. कम से कम कितना लीज पेमेंट होना चाहिए? उतना जितना कि एक लीजी ने रेसिडुअल वैल्यू की गारंटी ली हुई है। इंसेप्शन ऑफ लीज इज, इंसेप्शन ऑफ लीज मीन्स यहाँ पे लास्ट डेट क्या होगी लीजिंग की? द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पे एग्रीमेंट की डेट लिखी है वही लीजिंग की लास्ट डेट होगी। डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट इज गवर्न्ड बाय, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है लीज्ड एसेट पे। इन फाइनेंशियल लीज एज पर द अकाउंटिंग सेक्शन 1 to 19, लीज्ड एसेट को हम कहाँ दिखाते हैं? इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ लीजी, लीजी की बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन एंड कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर देयर बिजनेस इज नोन एज एमलगमेशन, अगर दो या दो से ज़्यादा कंपनी लिक्विडफाइड होती हैं और तीसरी कंपनी फॉर्म करती हैं तो उसे हम कहते हैं एमलगमेशन। व्हेन प्रेजेंट कंपनी अंडर एन एग्रीमेंट परचेज द अदर सिमिलर कंपनी, सिमिलर कंपनी को अगर परचेज कर रही है एक कंपनी तो उसे भी हम एमलगमेशन ही कहते हैं। द मीनिंग ऑफ एमलगमेशन का क्या है? टू मिनिमाइज द एक्सपेंसेस, टू स्टॉप कॉम्पिटिशन, टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है इसलिए हम जाएंगे डी ऑप्शन के लिए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इफ द नेट एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी आर लेस देन परचेज कंसिडरेशन, तो इसका डिफरेंस हम डालते हैं गुडविल अकाउंट में। द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेड बाय द वेंडर इज ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे उसे रियलाइजेशन अकाउंट में। When the expenses of liquidation are borne by purchasing company, then purchasing company डेबिट कहाँ? तो तब परचेजिंग कंपनी उसे बैंक अकाउंट में डेबिट करती है, क्योंकि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर परचेजिंग कंपनी उठाती है तो वो बैंक अकाउंट में डेबिट करती है।
व्हेन द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर बोन बाय द वेंडर कंपनी, तब वो कहाँ डेबिट करेगा, तब वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेगा। एज पर द सेक्शन डैश ऑफ द कंपनी आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आर क्लासिफाइड, सेक्शन कौन सा है यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, 530। द अमाउंट इज अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू, द अमाउंट इज अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड को पेमेंट करने के बाद, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट एमसीक्यू का अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के बेस्ड पर। होप यू फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।